एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। इसको लिखने वाली है एन फ्रैंक। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एन फ्रैंक कौन थी, कहाँ से बिलोंग करती थी। देन हम इस डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस डायरी ऑफ ए यंग गर्ल इस वर्क को डिस्कस करेंगे और इसके थीम्स क्या थे इस वर्क के। और लास्ट पे हम फेमिनिस्ट एस्पेक्ट इन द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू आज की वीडियो। पहले हम जानते हैं कि एन फ्रैंक कौन थी। एन फ्रैंक जो है, इनका फुल नेम है एनलीज मैरी फ्रैंक। ये बॉर्न हुए हैं जून 12 1929 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, और इनकी डेथ डेट है मार्च 15 1945 को बर्जन बेल्सन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इनकी डेथ हुई थी। ये जो है एक ज्यूइश टीनेजर है, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के होलोकॉस्ट के एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करती हैं अपनी डायरी में। वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये 1939 को स्टार्ट हुई थी और 1945 को एंड हुई थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, इसमें यूएसए, यूरोप, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज क्या इन्वॉल्व थी इसमें। और इस वर्ल्ड वॉर 2 की रीज़न क्या थी, इसकी रीज़न ये थी कि वर्ल्ड वॉर वन में क्या है, हिटलर जो था उसने जर्मनी पे जब कब्जा कर लिया था ना, तो जर्मनी में कब्जा करने के बाद जर्मनी को डिफीट हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 में। जर्मनी पे कब्जा करने के बाद उसने क्या है, जितने भी जिप्सीज थे, जितने भी ज्यूज थे जर्मनी में जो रह रहे थे, उनको वहां से निकालना शुरू कर दिया था। उनको क्या है, वो मार रहा था और उनको कत्ल करवा रहा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये सब कुछ हो रहा था कि हिटलर जो था वो अपनी नाजी पार्टी को तैयार करके वो ज्यूज को, ज्यूइश पे और जिप्सीज को मरवा रहा था, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भिजवा रहा था, उनकी क्या है मर्डर करवा रहा था, उनको कत्ल करवा रहा था। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ज्यूज के साथ जो कुछ हो रहा था उन सब को डिस्कस करती हैं अपनी डायरी में ये एन फ्रैंक, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो होलोकॉस्ट एक्सपीरियंसेस थे, जो ज्यूज को ज्यू होने की बेस पे उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनको क्या है, उनको मर्डर करवा दिए गए, उनको जो सफरिंग फेस करना पड़ी, उन सब को डिस्कस करती हैं ये अपनी डायरी में, ठीक है। तो ये एक फेमस जर्मन बॉर्न डायरिस्ट हैं। इनकी फैमिली जो थी, सबसे पहले क्या है कि ये जर्मनी में रह रहे थे। जर्मनी में तो जब एन फ्रैंक जो थी वो अभी 4.5 साल की थी कि इनको ना जीव होने की बेस पे इनको मूव करना पड़ा एम्स्टर्डम में, ठीक है। हिटलर जो था उसने क्या, वो लोगों को पकड़ पकड़ के ज्यूज को मार रहा था, मरवा रहा था अपनी नाजी पार्टी के थ्रू। तो इनको जर्मनी से मूव करना पड़ा एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में वहाँ पे ये रह रहे थे। वहाँ पे ये एम्स्टर्डम में एम्स्टर्डम में रह रहे थे ना। तो एक दिन क्या है कि कॉल आई मार्गोट फ्रैंक को, जो कि एन फ्रैंक की सिस्टर थी। तो वहाँ एम्स्टर्डम में एक सीक्रेट प्लेस थी, सीक्रेट एनेक्स। तो वहाँ पे इन्हें जाकर छुप जाना पड़ा 1942 टू 1944 के दौरान। ये 1942 टू 1944 के टाइम पीरियड को डिस्कस करती हैं अपनी डायरी में, ठीक है। 2 साल के एक्सपीरियंसेस जो थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जो ज्यूज को क्या ह्यूमिलिएट किया गया, जो ज्यूज को जलील किया गया, जो ज्यूज को कत्ल करवा दिया गया, उसको डिस्कस करती हैं अपनी डायरी में। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1942 टू 1944 के टाइम पीरियड को डिस्कस करती हैं। डाइड एट द एज ऑफ 15 ईयर में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये थी एन फ्रैंक का इंट्रोडक्शन। देन हम इस डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के कुछ की फैक्ट्स, जो कि इनका वर्क है, उसको डिस्कस करते हैं, की फैक्ट्स को। इस डायरी का फुल टाइटल जो है वो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल है। इसको लिखा गया 1942 टू 1944 के बीच। इसकी सेटिंग जो रखी गई है वो एम्स्टर्डम हॉलैंड रखी गई। इसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आई वी करके बात करना, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा ऐसा किया, ठीक है। उन सबको डिस्कस किया जाता है। तो ये डायरी जो थी ये फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुई थी 1947 में, और इसका टाइटल क्या था, सीक्रेट एनेक्स डायरी लेटर्स। इसका ये टाइटल था, सीक्रेट एनेक्स डायरी लेटर्स। जब ये 1947 में पब्लिश हुई, तब ये इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश नहीं हुई थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी 1952 में, और इस टाइटल के साथ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ठीक है। तो ये 1952 में इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी इस टाइटल के साथ, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल।
इसके जो जेनर है वो एक मेमोइर है। ये एक मेमोइर है। मेमोइर क्या होता है कि ऑटोबायोग्राफी, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करना, अपनी मेमोरीज, लाइफ में जो कुछ हुआ है उस सब को डिस्कस करना। तो ये एक मेमोइर है इसका, ठीक है। अपने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान होलोकॉस्ट के जो एक्सपीरियंसेस है ना, एन फ्रैंक, उन सब को डिस्कस करती हैं ये अपनी इस डायरी में, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वर्क को, ठीक है। जून 12 1942 को एन फ्रैंक की 13 बर्थडे पे, जून 12 1942 को एन फ्रैंक की 13 बर्थडे थी। तो उसके फादर जो थे ओटो फ्रैंक जो थे वो अपनी डॉटर एन फ्रैंक को एक डायरी गिफ्ट करते हैं उसकी 13 बर्थडे पे। एक डायरी गिफ्ट करते हैं, तो डायरी को लेके एन फ्रैंक जो बहुत खुश होती है। ये एन फ्रैंक जो है एक ज्यूइश गर्ल है, अपनी डायरी का ये एक नाम रख लेती है किटी। तो जब ये हमारे पेपर हुए थे ना, तो तब ये एक एमसीक्यूज आया था कि एन फ्रैंक को जो उसकी 13 बर्थडे पे उसके फादर ने डायरी गिफ्ट की थी, तो उसका नाम एन फ्रैंक ने क्या रखा था? उसका नाम रखा था उसने किटी, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोगों ने याद रखना कि उसका नाम उसने किटी रखा था। और एन फ्रैंक ने स्टार्टिंग में ये कहा था, ये इसकी ओपनिंग लाइन है, ये वाली लाइन जो है ना, ये सारी, ये इसको इन्वर्टेड कॉमास मैंने यहाँ तक लिखा हुआ, तो ये इसकी ओपनिंग लाइन है कि 12 जून 1942, आई होप आई विल बी एबल टू कन्फाइड एवरीथिंग टू यू एज आई हैव नेवर बीन एबल टू कन्फाइड इन एनीवन, एंड आई होप यू विल बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड सपोर्ट। तो एन फ्रैंक ये अपनी डायरी की ओपनिंग लाइन लिखती हैं कि आई होप आई विल बी एबल टू कन्फाइड एवरीथिंग टू यू एज आई हैव नेवर बीन एबल टू कन्फाइड, कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो सब कुछ आप इस डायरी में राइट डाउन कर सकूं जो कि मैं कभी किसी को बता नहीं सकी। आई होप कि ये डायरी जो है मेरे लिए कंफर्ट और सपोर्ट का सोर्स रहेगी, ठीक है। तो इसके बताती है अपनी डायरी में कि ओटो फ्रैंक जो है इसके फादर हैं, वो लेफ्टिनेंट रहे हैं जर्मन आर्मी में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। अब वो क्या है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग जैम कंपनी में काम करते हैं। इसकी मदर जो है वो एडिथ फ्रैंक है, इसकी सिस्टर जो है वो मार्गोट फ्रैंक है, सिस्टर है इसकी। तो दे आर प्योर जर्मन ज्यूज, ठीक है। ये प्योर जर्मन ज्यूज हैं और अब ये क्या है, एम्स्टर्डम में रह रहे हैं, एम्स्टर्डम हॉलैंड में रह रहे हैं। तो एम्स्टर्डम हॉलैंड में रहते हुए वहाँ पे क्या है कि एक दिन कॉल रिसीव होती है मार्गोट फ्रैंक को, जो कि एन फ्रैंक की सिस्टर है। उसको कॉल रिसीव होती है कि यहाँ पे एम्स्टर्डम में भी अटैक होने वाला है, तो यहाँ से आप लोग क्या है कि मूव कर जाएं, कहीं और चले जाएं, यहाँ पे नाजी जो है, यहाँ पे हिटलर जो है वो अटैक करने वाला है। तो एम्स्टर्डम में ही एक प्लेस होती है सीक्रेट एनेक्स, उसका नाम होता है, ठीक है। सीक्रेट एनेक्स, वहाँ पे ये चले जाते हैं, जो कि प्लेस होती है जहाँ पे ना ओटो फ्रैंक जो होते हैं वो काम करते हैं, एन फ्रैंक के फादर काम करते हैं ना जहाँ पे। तो वहाँ पे उसके बिल्कुल बैक में एक प्लेस होती है, एक प्लेस होती है वहाँ पे सीक्रेट एनेक्स, वहाँ पे ये जाके छुप जाते हैं और ये 2 साल के अरसे के दौरान छुपे रहते हैं वहाँ पे। वहाँ पे क्या है, वैन डन फैमिली भी रहती होती है। वैन डन फैमिली में कौन कौन होते हैं, मिस्टर वैन डन, मिसेस वैन डन, पीटर वैन डन, ये उस फैमिली में, ये भी फैमिली वहाँ पे आके रहने लग जाती है, ये वैन डन फैमिली। तो स्टार्टिंग में पीटर वैन डन जो है ये एक यंग बॉय होते हैं, ये इन दोनों का ना सन है, ठीक है। मिस्टर वैंडान और मिसेस वैंडान का बेटा है पीटर वैंडान। तो पीटर वैंडान स्टार्टिंग में ना एन फ्रैंक को अच्छा नहीं लगता है, अनइंटरेस्टिंग सा लगता है इसको, ठीक है। तो ये आके वहीं पे रहने लग जाते हैं। उसके बाद क्या है कि एल्फ्रेड डसल जो होता है वो भी आके रहने लग जाता है। एल्फ्रेड डसल जैसे ही आता है ना, तो एन फ्रैंक जो होती है उसको अपना रूम शेयर करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ये मुश्किल से रह रहे होते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी प्लेस होती है सीक्रेट एनेक्स में, छुप के रह रहे होते हैं। तो क्योंकि हिटलर के डर से ये छुपे होते हैं वहां पे ना सीक्रेट एनेक्स में, क्योंकि वो ज्यूज को मरवा रहा था, ठीक है। देन आ जाता है कि ड्रीम ऑफ ए फ्रेंड नेम्ड हैनली गोसलर। हैनली गोसलर जो थी ये एन फ्रैंक की फ्रेंड थी, एन फ्रैंक की ये फ्रेंड थी। तो एन फ्रैंक जो होती है इसको एक रात एक ख्वाब आता है, एक सपना आता है कि हैनली गोसलर का, कि उसकी हैनली गोसलर जो फ्रेंड थी उसको किस तरह मरवा दिया गया था, किस तरह उसको जीव होने की बेस पे उसको नाजी पार्टी ने मार दिया था। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ड्रीम हेनली गोसलर के बारे में जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सफरिंग ऑफ ज्यूज, के ज्यूज को किस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मारा गया था, उनको पकड़ पकड़ के कत्ल किया गया था।
इसके अलावा अब जो एन फ्रैंक है ये काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, ये यंग है, अब ये क्वेश्चन पूछ रही हैं लव सेक्सुअलिटी के बारे में। इसके अलावा एक और इसको लाइफ चेंजिंग ड्रीम जो होता है ना स्किफ पेटल के बारे में, जो कि इसके चाइल्डहुड का फ्रेंड होता है, स्किफ पेटल है, ठीक है, बचपन का इसका दोस्त होता है, चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। तो स्किफ पेटल के बारे में इसको एक ड्रीम आता है, एक सपना आता है। उसके बाद क्या है कि ये जो पीटर वैन डान था ना, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, पीटर वैन डान से प्यार करने लग जाती है। इन दोनों का ना क्या है कि लव हो जाता है इन दोनों के बीच। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब एन फ्रैंक को रियलाइज होता है कि नहीं, उसे प्यार नहीं करना चाहिए, उसे नहीं ऐसा करना चाहिए, तो उसे प्यार असल में क्या स्किफ पेटल से था, तो वो इस लव रिलेशनशिप को ख़त्म कर देती है, इसको एंड कर देती है। शी थिंक्स शी विल बी अ राइटर और जर्नलिस्ट। वो क्या है, वो लिखती है कि वो ना एक राइटर या जर्नलिस्ट बनेगी। फाइनल एंट्री जो होती है उसकी डायरी में वो ये है कि विल शी एवर बी एबल टू रिवील हर सेकंड सेल्फ टू द वर्ल्ड। क्या वो कभी काबिल होएगी कि वो अपनी सेकंड सेल्फ को कभी रिप्रेजेंट कर सके, दुनिया के सामने ला सके। क्योंकि ये जो थी सामने सामने मतलब लोगों के सामने बड़ी चैटी बनती थी, बातें करनी, क्वेश्चन पूछने लव के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में। क्या इसको नहीं पसंद था कि विमेन जो है उनके साथ कोई इनजस्टिस हो, विमेन को पैसिव होना नहीं पसंद था इसे, ये चाहती थी कि विमेन जो है वो स्ट्रांग हो, वो पावरफुल रहे। इसको नहीं पसंद था कि हाउस वाइफ हो, इसकी मदर या इसकी सिस्टर जो है इस तरह से मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहें। तो ये इसकी सेकंड सेल्फ थी, ये सोच रही थी कि क्या कभी सेकंड सेल्फ को ये रिप्रेजेंट कर पाएगी दुनिया के सामने। क्योंकि ये सामने सामने तो मतलब बड़ा अच्छा बनती थी, कोई नहीं मतलब इस तरह की चैटी वैटी नेचर होती थी इसकी, क्वेश्चन वगैरह पूछने, बड़ी मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें शातें करनी। लेकिन सेकंड सेल्फ जो थी उसको कहती है कि क्या कभी दुनिया के सामने ला पाएगी, जो कि फीमेल के राइट की बात कर रही है, जो कि मतलब बहुत ही सेंसिटिव है, जो कि बहुत ही सीरियस है इसकी सेकंड सेल्फ, क्या उसे कभी ये दुनिया के सामने ला पाएगी। तो डायरी जो है ये एब्रप्टली एंड हो जाती है अगस्त 1944 में। 1944 में क्या होता है कि बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में इनको मुंतकिल कर दिया जाता है। इनका अपना ही कोई बंदा इनके साथ गद्दारी करता है कि बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन में इनको मुंतकिल कर दिया जाता है। इनका अपना कोई बंदा बता देता है कि यहाँ पे ये ज्यूज जो हैं यहाँ पे रह रहे हैं, तो हिटलर जो है यहाँ पे अटैक करता है और इनको पकड़ लिया जाता है और इनको बर्गन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप मुंतकिल कर दिया जाता है, मार्गोट और एन को। तो वहाँ पे इनकी टाइफस की वजह से डेथ हो जाती है। सिर्फ एडिथ फ्रैंक जो होता है वो, इसका फादर जो होता है एन फ्रैंक का, वही बचता है, वही सरवाइव कर पाता है। मीप जो होती है उसकी फॉर्मर एम्प्लॉय, जहाँ पे ये एडिथ फ्रैंक काम करता है वहाँ पे उसकी फॉर्मर एम्प्लॉय होती है, उसको डायरी ये मिलती है। डायरी मिलती है तो वो क्या है उसके एन फ्रैंक के फादर को देती है मीप। तो ये उसके फादर जो है इस डायरी को पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। तो ये डायरी को पब्लिश करवा दिया जाता है और आज ये डायरी वर्ल्ड वाइड फेमस है, इसको वर्ल्ड वाइड रीड आउट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके थीम्स को, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स थे। इसमें आइडेंटिटी का थीम डिस्कस किया गया है। आइडेंटिटी का इसमें एन फ्रैंक बताती है कि किस तरह उनको जीव होने की बेस पे जलील किया गया। जीव होने की बेस पे उनको क्या है कि वहां से एक प्लेस से उनको दूसरी जगह मूव करना पड़ा, दूसरी जगह से उनको तीसरी जगह मूव करना पड़ा, उनको जीव होने की बेस पे उनके कत्ल किए गए, उनका मर्डर किया गया, ठीक है। तो जीव होने की बेस पे किस तरह उन्हें क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्हें होलोकॉस्ट को फेस करना पड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो थीम है वो है कमिंग ऑफ एज, के वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो था जीव होने के बेस पे उनको किस तरह जलील किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, उनको कत्ल किया गया, ये सारा कुछ बताती हैं अपने डायरी में। ज्यूइश कॉन्शियसनेस किया, ज्यूइश होने की बेस पे उनको जलील किया गया, तो यही सारा कुछ बताती हैं। एंटीसेमिटिज्म क्या है कि वो भी है हेट टुवर्ड द ज्यूज, कि ज्यूज के साथ ये सब कुछ हो रहा था, ज्यूज को मरवाया जा रहा था, ज्यूज होने की बेस पे इनको क्या है कि कत्ल किया गया, इसके उनकी पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ा। इसके अलावा और बाकी सारे ज्यूज के साथ जो जो कुछ हो रहा था उस सब को अपने डायरी में डिस्कस करती हैं। विर्चू, वॉर, ड्यूटी, सफरिंग, तो ये सारा कुछ बताया गया, इस अपनी डायरी में ये बताती हैं। अब इसमें डिस्कस करते हैं हम जो क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमिनिस्ट एस्पेक्ट्स इन द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल,
ठीक है, फीमेल जो है एन फ्रैंक जो है, पहले हम फेमिनिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं कि फेमिनिज्म क्या होता है। फेमिनिज्म जो है एक मूवमेंट है जो कि 1960 में आई थी। फेमिनिज्म क्या है कि इस मूवमेंट में बात की जाती है फीमेल के राइट्स की, कि फीमेल को भी मेल के इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। फीमेल के राइट्स की बात की जाती है, कि फीमेल की सफरिंग की बात की जाती है, कि फीमेल को क्यों सफरिंग फेस करना पड़ रही है। फीमेल की सफरिंग को बताया जाता है और इक्वलिटी के लिए कोशिश की जाती है कि मेल के इक्वल ना फीमेल को भी राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एन फ्रैंक जो है ये एक फीमेल है। ठीक है, इसको ना क्या है कि डबली सप्रेस्ड किया जाता है। डबली सप्रेस्ड इसको कैसे किया जाता है कि फर्स्ट इसको पैट्रियार्कल सोसाइटी में सप्रेस्ड किया जाता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे क्या है कि पेरेंट का रूल चल रहा है, जहाँ पे क्या है फादर का रूल चल रहा है, जहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल जो है वो रूल कर रहा है, फीमेल उसके अंडर है। ठीक है, तो इसके फादर जो थे वो इसको कहते थे तुम्हें ऐसे नहीं, मेरा बेटा ऐसे बनना चाहिए, इस तरह तुम्हें करना चाहिए। इसकी मदर जो थी वो भी क्या है हाउस वाइफ थी, उसको भी एक्सप्लॉइट किया गया, उसको भी ह्यूमिलिएट किया गया। और सेकंड इसको किस तरह मतलब सप्रेस किया गया है कि होलोकॉस्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर है, कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या है फीमेल को किस तरह एक्सप्लॉइट किया गया, उनको क्या है इनजस्टिस फेस करना पड़ा, वीमेन को क्या है कि उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया। तो ये अपने डायरी में डिस्कस करती हैं। डबली सप्रेस्ड किया गया फीमेल को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि शी हरसेल्फ वाज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ज्यूइश वीमेन ऑफ हर टाइम। तो ये रिप्रेजेंट करती है तमाम वीमेन को जिनको एक्सप्लॉइट किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड पे। ठीक है, जिनको ज्यू होने की बेस पे एक्सप्लॉइट किया गया, सही है, तो उन सबको डिस्कस करती हैं। तो फीमेल के एक्सपीरियंसेस जो थे, फीमेल को किस तरह डबली सप्रेस्ड किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, उनको एक तो पैट्रियार्कल सोसाइटी के नाम पे और दूसरा उनको ज्यू होने की बेस पे उनको क्या है कत्ल किया गया, उनको मर्डर किया गया। तो ये सारा कुछ अपने वर्क में बताती हैं। सो जेwish वीमेन वर मेड द प्राइमरी टारगेट बाय द नाजी। तो नाजी जो थे, जो हिटलर की पार्टी थी, नाजी पार्टी, तो उनका मेन टारगेट क्या था कि वीमेन, जो ज्यूइश वीमेन है उनको टारगेट वो बना रहे थे, उनको पकड़ पकड़ के मार रहे थे। इसके अलावा मेल को भी पकड़ पकड़ के एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनको भी मर्डर कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि एन फ्रैंक जो है ये एक राइटर बनना चाहती थी, इनकी एक ख्वाहिश थी। तो इनकी ये ख्वाहिश जो है इनकी पूरी हो जाती है। बाद में इनके फादर जो इनकी डायरी को पब्लिश करवा देते हैं। हाँ, बोर्जुआजी नोशन ऑफ वीमेन। बोर्जुआजी क्या है कि मतलब अपर क्लास का रूल, अपर क्लास रूल कर रही है वहाँ पे, क्या है फीमेल को क्या है मेल को क्या है अंडर लाया जा रहा है, फीमेल को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बोर्जुआजी कह रहे हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है भाई, फीमेल के कोई राइट्स नहीं है, फीमेल को घर के काम करने चाहिए, फीमेल को क्या है कुकिंग करनी चाहिए, फीमेल को बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो बाहर नहीं कोई काम कर सकती, वो क्या है पैसिव है। तो ये बोर्जुआजी नोशन ऑफ वीमेन भी बताती है, वीमेन की सफरिंग के बारे में बताती है कि वीमेन को पैसिव कहा गया, वीमेन को सबमिसिव कहा गया, वीमेन को क्या है बहुत ही कम समझा गया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। उसके बाद ये बताती हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्यूइश वीमेन, यहाँ ये तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। फीमेल एक्सपीरियंस ऑफ होलोकॉस्ट, ये सारा कुछ अपनी डायरी में बताती हैं। इन हर डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन गेट्स इनटू आर्ग्यूमेंट विद मिस्टर वैन डान। हाँ, मिस्टर वैन डान के जो आर्ग्यूमेंट थे उनको भी डिस्कस करती हैं। मिस्टर वैन डान के क्या आर्ग्यूमेंट थे? मिस्टर वैन डान कहते थे कि वीमेन जो उनको सिर्फ कुकिंग करनी चाहिए, क्लीनिंग करनी चाहिए और टेक केयर ऑफ बच्चों की फिक्र करनी चाहिए, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। तो मिस्टर वैन डान के एक्सपीरियंस को भी बताते हैं कि ये फीमेल को किस तरह कह रहे थे। ये चाहते थे कि फीमेल को ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो ये भी फीमेल की सफरिंग को ही यहाँ पे बता रही हैं। ठीक है, इसके अलावा और ये एन फ्रैंक जो है, एन फ्रैंक की पर्सनैलिटी जो है ये बिल्कुल ओपोजिट है मिस्टर वैन डान के आइडिया की। मिस्टर वैन डान चाहते थे वीमेन जो है वो कुकिंग करें, क्लीनिंग करें, बच्चों का ख्याल रखें। लेकिन एन फ्रैंक जो है, एन फ्रैंक फीमेल के राइट्स की बात करिए, फीमेल की सफरिंग को बता रही हैं, किस तरह फीमेल को सफ़र करना पड़ा वर्ल्ड वॉर 2 के होलोकॉस्ट के दौरान। ज्यू होने की बेस पे उन्हें सप्रेस किया गया और इसके अलावा उन्हें पैट्रियार्कल सोसाइटी में उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया।
तो इन सबको अपनी डायरी में डिस्कस करती हैं। ये आगे जो लिखा है आप सब रीड आउट कर लीजिएगा, ये कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। एंड वॉइस इज फ्रेश, फ्रैंक एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंटली उसने बताया है कि फीमेल की सफरिंग को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फीमेल को किस तरह सफ़र करना पड़ रहा है और उनको एक्सप्लॉइट किया गया है। ये लास्ट वाली कोटेशन है जो कि आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। इट इज़ ट्वाइस एज हार्ड फॉर अस यंग वंस टू होल्ड अवर ग्राउंड एंड मेंटेन ओवर ओपिनियंस इन ए टाइम व्हेन ऑल आइडियल्स आर बीइंग शैटर्ड एंड डिस्ट्रॉयड, व्हेन पीपल आर शोइंग देयर वर्स्ट साइड एंड डू नॉट नो वेदर टू बिलीव इन ट्रूथ एंड राइट एंड गॉड। क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान होलोकॉस्ट का टाइम पीरियड चल रहा था, ज्यूइश को मारा जा रहा था, उनको कत्ल किया जा रहा था। उस दौरान लोगों के बिलीफ शैटर्ड हो गए थे, लोग जो है उनको समझ नहीं आ रही थी किस तरफ जाएं। तो उस तरफ उस टाइम पीरियड में एन फ्रैंक जो थी, इन्होंने क्या है, इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, इन्होंने बताया फीमेल को किस तरह सप्रेस किया जा रहा है, फीमेल को किस तरह उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसके अलावा ज्यूइश को, ज्यू पीपल को किस तरह मारा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है। तो ये सारा कुछ अपनी डायरी में बताती है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकें। तो दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।